सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 12 विद्युत के बारे में अभ्यास करेंगे। हम हमारे घरेलू जीवन में विद्युत का महत्व जानते हैं। आज के ज़माने में कोई भी चीज़ लगभग वैसी नहीं होगी जो विद्युत के बिना चलती हो। लगभग हम पूरे दिन विद्युत के साथ रहते हैं। तो ये विद्युत क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम विद्युत आवेश किसे कहते हैं और विद्युत आवेश के प्रकार कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे भी कोई भी पदार्थ होगा या तो कोई भी द्रव्य होगा, उसका एक अंतर्गत इंटरनल और बेसिक गुणधर्म होता है द्रव्यमान। अगर वो पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान होगा ही होगा, भले एकदम थोड़ा ही हो, एकदम कम हो, पर उसका द्रव्यमान होगा, तभी वो द्रव्य कहलाता है। उसी प्रकार कोई भी द्रव्य का मूलभूत और अंतर्गत गुणधर्म विद्युत आवेश है। मतलब कोई भी द्रव्य का जो गुणधर्म है वो विद्युत आवेश और द्रव्यमान दोनों है। अंतर्गत गुणधर्म ही है, इसके कोई अलग से गुणधर्म नहीं है। कोई भी द्रव्य को हमने बोला जैसे कि सोना या तो चांदी, तो उसका द्रव्यमान होगा और उसका विद्युत आवेश भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान भी द्रव्य का मूलभूत और अंतर्गत गुणधर्म है और विद्युत आवेश भी द्रव्य का मूलभूत और अंतर्गत गुणधर्म है। द्रव्यमान भी द्रव्य का मूलभूत और अंतर्गत गुणधर्म है और विद्युत आवेश भी द्रव्य का मूलभूत और अंतर्गत गुणधर्म है। मतलब द्रव्य का नाम बोला हमने तो उसके साथ द्रव्यमान भी जुड़ जाएगा, विद्युत आवेश भी जुड़ जाएगा। मतलब विद्युत आवेश भी द्रव्यमान की तरह द्रव्य का मूलभूत और अंतर्गत गुणधर्म है। विद्युत आवेश के दो प्रकार है, एक है धन विद्युत आवेश, दूसरा है ऋण विद्युत आवेश। एक है धन विद्युत आवेश और दूसरा है ऋण विद्युत आवेश। कब ये धन विद्युत आवेश बनता है, कब ऋण विद्युत आवेश बनता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जब कोई पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मुक्त करता है पदार्थ इलेक्ट्रॉन को, तब धन विद्युत आवेश प्राप्त होता है। जब कोई पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्वीकार होता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब ऋण विद्युत आवेश प्राप्त होता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, तब धन विद्युत आवेश प्राप्त होता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब ऋण विद्युत आवेश प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ वो तत्व का बना है। तत्व की रचना में केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जकड़े होते हैं और केंद्र के आसपास निश्चित वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते होते हैं। केंद्र के आसपास इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार मार्ग में घूमते होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अगर तत्व में से मुक्त हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में वो तत्व धन विद्युत आवेश प्राप्त करता है, और यदि इस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो वो तत्व ऋण विद्युत आवेश प्राप्त करता है। जो प्रोटॉन होता है वो धन विद्युत आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण विद्युत आवेशित होता है। प्रोटॉन धन विद्युत आवेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युत आवेशित है। यदि हम मूल्य की बात करते हैं, दोनों के वैल्यू की बात करते हैं, तो धन विद्युत आवेश और ऋण विद्युत आवेश दोनों के विद्युत आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये धन विद्युत आवेशित है और यह इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युत आवेशित है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर के विद्युत आवेश समान होते हैं।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर के विद्युत आवेश समान होते हैं। उसके पश्चात सजातीय विद्युत आवेशों के बीच अपाकर्षण होता है। सजातीय मतलब समान, समान। प्रोटॉन और प्रोटॉन अथवा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपाकर्षण होगा। अपाकर्षण मतलब दूर जाना। ये अपाकर्षण बल चुंबक के माध्यम से भी आप जान सकते हो। तत्पश्चात विजातीय विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। विजातीय का मतलब होता है असमान, अलग अलग, जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अथवा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल मतलब एक दूसरे के निकट आना। एक उदाहरण की बात हम करते हैं कि सिल्क के कपड़े के साथ यदि हम कांच की छड़ घिसते हैं, सिल्क के कपड़े के साथ यदि हम कांच की छड़ घिसते हैं, तब कांच की छड़ धन आवेशित होती है। सिल्क के कपड़े के साथ जब हम कांच की छड़ घिसते हैं, तब कांच की छड़ धन आवेशित होती है। इसका अर्थ यह होता है कि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तभी वह धन आवेशित बनी है। और ऊन के कपड़े के साथ प्लास्टिक की छड़ घिसते हैं, ऊन के कपड़े के साथ हम प्लास्टिक की छड़ घिसते हैं, तब प्लास्टिक की छड़ ऋण आवेशित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्लास्टिक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का स्वीकार किया। क्या कहा वापस से? सिल्क के कपड़े के साथ हम कांच की छड़ घिसते हैं, तब कांच की छड़ धन आवेशित होती है। इसका अर्थ यह होता है कि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ऊन के कपड़े के साथ जब हम प्लास्टिक की छड़ घिसते हैं, तब प्लास्टिक की छड़ ऋण आवेशित होती है। इसका अर्थ ये हुआ प्लास्टिक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का स्वीकार किया। तत्पश्चात विद्युत आवेश का जो मात्रक है, किस मात्रक में विद्युत आवेश को मापा जाता है, वो है कूलम। जैसे कि दूरी को मापते हैं मीटर में, उसी प्रकार विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम, जिसको हम C के द्वारा दर्शाते हैं। विद्युत आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या तो एक प्रोटॉन पर के विद्युत आवेश का मान है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन या तो एक प्रोटॉन पर के विद्युत आवेश का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर के विद्युत आवेशों का मान समान होता है। खाली प्रोटॉन पर के विद्युत आवेश को हम धन लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पर के विद्युत आवेश को हम ऋण लेते हैं। तो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर के विद्युत आवेश का जो मान है वो है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। और गणना में हमें यही लेना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तत्पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो विद्युत धारा का निर्माण है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा का निर्माण, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सोचते हैं कि विद्युत धारा कैसे बहती है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की गति होगी, उसी के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो हम भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति कब होगी। इलेक्ट्रॉन की गति कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। हम यदि बंधे हुए होंगे तो हम गति नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी बंधे हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉन गति कर सकते नहीं हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गति करनी होगी तो उन्हें पहले मुक्त होना पड़ेगा। तो वैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के वहन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। यदि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो वहाँ पर विद्युत धारा का बहना संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा का निर्माण किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और इलेक्ट्रॉन गति कब करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तब। अब हम
थोड़ा सा 9वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ले। आपके सामने एक परमाणु का मॉडल दिया हुआ है। आप सब जानते हो कि परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को P द्वारा, इलेक्ट्रॉन को E द्वारा और न्यूट्रॉन को N द्वारा दर्शाते हैं। अभी आप सबको यह भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में समायोजित होते हैं या तो जकड़े होते हैं। आप सबको या तो हमें यह भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में जकड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु केंद्र के आसपास निश्चित वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु केंद्र के आसपास निश्चित वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। तो कोई भी परमाणु में प्रोटॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस अर्थात केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन केंद्र के आसपास निश्चित वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। अब ये कंसेप्ट है संयोजकता कक्षा, मतलब परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा को हम कहते हैं संयोजकता कक्षा। यहाँ पर 1, 2, 3 और चौथी 4 कक्षा है, तो ये वाली कक्षा को हम कहेंगे बाह्यतम कक्षा और बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे बाहर की कक्षा को बाह्यतम कक्षा अथवा संयोजकता कक्षा कहते हैं और संयोजकता कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातु परमाणु में परमाणु के केंद्र मतलब न्यूक्लियस और संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम रहता है। वो तो हम भी जानते हैं कि जो हमारे एकदम निकट होगा उधर आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हमसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आकर्षण बल कम होगा। तो परमाणु में जो केंद्र होगा और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम लगता है। जब धातु की संरचना होती है तब संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन उनके पितृ परमाणु में से मुक्त होते हैं और पूरे धातु में अस्त व्यस्त गति करते हैं। पूरे परमाणु में अस्त व्यस्त गति करते हैं। जैसे कि एक स्कूल का उदाहरण दे दें। स्कूल में यदि कोई वर्गखंड में कोई शिक्षक उपस्थित न हो तो सभी बच्चे बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर पूरे स्कूल में अस्त व्यस्त गति करते हैं। ऐसे बच्चों को मुक्त बच्चे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्रव्य के अंदर ही रहते हैं क्योंकि बाहर निकल सके उतनी ऊर्जा उनके पास होती नहीं है। ठीक बच्चों का उदाहरण दे, बच्चे क्लास में से बाहर निकल गए पर स्कूल में ही रहते क्योंकि परंतु स्कूल से बाहर निकले उतनी ऊर्जा उनके पास नहीं होती। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बराबर। अभी विद्युत प्रवाह के वहन के लिए, विद्युत प्रवाह या तो विद्युत धारा के वहन के लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही जिम्मेवार है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वैसे पदार्थ को हम कहते हैं सुचालक पदार्थ। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वैसे पदार्थ को हम कहते हैं सुचालक पदार्थ। उदाहरण के रूप में कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम। क्योंकि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई तब क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होगी और इलेक्ट्रॉन की गति होगी तो विद्युत धारा का वहन होगा और इसीलिए ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत के सुचालक पदार्थ। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन की गति होने वाली नहीं है और इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होगी तो विद्युत धारा का वहन होने वाला नहीं है। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं विद्युत के अचालक पदार्थ। मतलब जिसमें से विद्युत धारा का वहन होगा उसे सुचालक और नहीं होगा उसे अचालक। पर विद्युत धारा का वहन क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। इलेक्ट्रॉन गति कब करेंगे? जब वो मुक्त होंगे तब।
उदाहरण के रूप में सुचालक पदार्थ में कॉपर है, चांदी है, एल्यूमिनियम है और भी बहुत सारी धातु है। इनमें से विद्युत धारा का वहन होता है। और चालक में उदाहरण के रूप में कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, चमड़ा है और भी बहुत सारी है। लकड़ी भी हो सकती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो विद्युत धारा का वहन सरलता से होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी मुक्त होंगे तो गति करेंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की गति ही विद्युत धारा के वहन का कारण बनती है। तो हम सब एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी उसके कारण विद्युत धारा का वहन होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। धन्यवाद।